हेलो दोस्तों, मेरे 17 साल के भाई ने कुछ समय पहले से मेरे कमरे में सोना शुरू किया। उसके बाद से मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। अचानक मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे अस्पताल जाने से रोक दिया। एक रात मैं सोने का नाटक कर रही थी, जब आधी रात को मुझे अपने शरीर पर किसी के भार का अनुभव हुआ। मैंने नाइट लैंप जलाकर देखा तो पाया कि वो मेरा भाई था। वो मुझे एक अजीब अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा और मेरा नाम निशा है और मैं 22 साल की हूँ। मेरी माँ का निधन तब हुआ था जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। तब से लेकर आज तक मेरे पिता ने ही मेरी देखभाल की और मुझे पाला पोसा। पिछले 7 दिनों से पिताजी अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। आज जब वे वापस लौटे तो उनके साथ एक औरत भी थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी नई पत्नी थी, जिससे उन्होंने हाल ही में शादी की थी। पिताजी और उस औरत दोनों के गले में शादी के नेकलेस थे और उनका अवतार कुछ अलग ही था। घर की नौकरानी गायत्री को पिताजी ने दरवाजे से ही आवाज दी और पूजा की थाली लेकर आने को कहा। गायत्री ने पिताजी और उस औरत की आरती उतारी और वे दोनों घर के अंदर आए। पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, निशा, यह तुम्हारी माँ अनीता है। हम दोनों ने शादी कर ली है। पिताजी की शादी हो चुकी थी और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। दरअसल मैं खुश थी क्योंकि पिताजी ने आज तक अपने बारे में कभी नहीं सोचा था। वह अभी 40 साल के ही थे और मैंने भी उन्हें कई बार कहा था कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी ने मुझसे कभी यह नहीं बताया कि वह औरत उनके लिए कितनी खास थी। लेकिन जब पिताजी ने उस औरत से शादी कर ली तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पिताजी की खुशी में ही मेरी खुशी थी। अब वह औरत अनीता मेरी नई माँ बन गई थी। शादी के बाद जब पिताजी और मेरी नई माँ घर आए तो उनके आने के लगभग 15 मिनट बाद एक लड़का हाथ में 2 बैग लेकर घर में दाखिल हुआ। इससे पहले मैंने उस लड़के को कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के के जवाब देने से पहले ही पिताजी ने कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम अमित है। यह अनीता की पहली शादी से हुआ बेटा है, यानी अब मेरी नई माँ के साथ साथ अमित भी हमारे घर में रहने वाला था। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, यह मेरा छोटा भाई है या बड़ा? क्योंकि इसे देखने पर मुझे छोटा नहीं लगता। पिताजी ने कहा, अमित अभी 17 साल का है और तुम 22 साल की हो, तो यह तुम्हारा छोटा भाई ही हुआ न? मैंने भी उसे अपना छोटा भाई मान लिया। हालांकि उसकी दाढ़ी मूंछ देखकर वह मुझे छोटा नहीं लग रहा था। अमित बहुत शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वास्तव में जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था। मैंने सोचा वह 17 साल का लड़का है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह इतना तेज होगा। उस समय अमित ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। पिताजी ने ही हमारा परिचय कराया था। तब वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया था। हमारे घर में 2 कमरे और एक किचन था। एक कमरा मेरा था और दूसरा पिताजी का। अब मेरी नई माँ पिताजी के साथ उनके ही कमरे में रहती थी। पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम अमित को अपने कमरे में ही रख लेना। मुझे अमित को अपने कमरे में रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह मुझे शर्मिंदा कर रहा था, इसलिए वह अपनी माँ के कमरे में ही रहता था। एक दिन रात को खाना खाने के बाद पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा, निशा, अमित अभी छोटा है, वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें ही उससे बात करानी होगी। अब से तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। अमित रोज अपनी माँ के पास ही सोता है, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तुम समझो कि मेरा आशय क्या है। तुम अमित से दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे अपने कमरे में सोने के लिए मनाओ। मैं समझ गई कि पिताजी का क्या मतलब है। मैंने पिताजी के सामने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पहले ही दिन से मेरी अमित से दोस्ती बढ़ने लगी। सुबह को जब पिताजी मेरी नई माँ के साथ ऑफिस चले गए तो मैं भी हमेशा की तरह अपने कॉलेज चली गई और जाते जाते अमित को उसके नए स्कूल छोड़ दिया। गर्मी का मौसम था, इसलिए जल्द ही अमित की गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली थीं। अमित से दोस्ती करने का यह अच्छा मौका था। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हुई तो
मैं भी उससे बातें करने के लिए घर पर ही रही। उस दिन माँ और पापा अपने समय पर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद अमित ने सोचा होगा कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई बल्कि घर पर ही रुक गई। सुबह 10 बजे तक मैं घर का सारा काम निपटा चुकी थी। अमित पिताजी के कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। मैं उससे बातचीत करने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गई। मुझे देखकर अमित ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर से अपनी गर्दन झुकाकर किताब पढ़ने लगा। वह बहुत शर्मीला लड़का लग रहा था। मैं उसके पास गई और उसके हाथ से किताब ले ली। फिर भी अमित कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, अमित, जब से मैं इस कमरे में आई हूँ, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी छेड़ूं तो तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानते हो। मेरी बात सुनकर अमित ने सिर्फ सिर हिलाया। मैंने उससे फिर से बात करना शुरू की। मैंने कहा, भाई, गर्मी की छुट्टियां पढ़ाई के लिए नहीं हैं, बल्कि मौजमस्ती करने के लिए भी हैं, और तुम हो कि छुट्टियों में भी पढ़ रहे हो। चलो हॉल में बैठते हैं और कोई मूवी देखते हैं। इस पर अमित ने कहा, मैं अभी मूवी देखने के लिए बड़ा नहीं हुआ हूँ। अमित की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह छोटू, आप बोल भी सकते हो। अमित मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हॉल में ले आई। हमने टीवी चालू किया और कार्टून देखने लगे। मैं उससे छोटी छोटी बातें करती रही और वह अब मेरी बातों का जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह मुझसे घुलने मिलने लगा। अब जब भी मेरे माता पिता घर पर नहीं होते, मैं अमित के साथ समय बिताती थी। वह बाहर जाकर लड़कों के साथ बैट बॉल खेलता और कभी कभी मैं उसे कैरम भी सिखाती थी। जल्दी ही हम दोनों दोस्त बन गए। एक दिन मैंने अमित से कहा, अब हम दोस्त बन गए हैं, आज से तुम अपने माता पिता के कमरे में मत सोने जाना। उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ही सोऊंगा। मैं चाहती थी कि अमित माता पिता के कमरे से बाहर आ जाए ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो सकें। मैंने अमित से कहा, तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो, मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अगर तुम एक दोस्त के रूप में मेरे कमरे में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें माम पिताजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी भी चाहते हैं कि तुम मेरे कमरे में सो। अगली रात जब हम खाना खा चुके थे, अमित मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर लगा रही थी, तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गयी। माँ ने अमित से कहा, सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुम अभी निशा के कमरे में क्या कर रहे हो? माँ की बात सुनकर अमित थोड़ा डरने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे इतना क्यों डरता है। मैंने माँ से कहा, माँ, आज से अमित मेरे ही कमरे में सोएगा। माँ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, वह तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। मैंने माँ के करीब जाकर उनके कान में कहा, माँ, जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है, आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पाई होंगी। अब से आप चिंता मत करना, अमित मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा। माँ को पिताजी के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह अमित को अपने कमरे में ले जाने लगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। तभी पिताजी वहाँ आए और उन्होंने भी अमित से कहा, तुम निशा के कमरे में सो जाओ। पिताजी की बात सुनकर माँ ने भी हामी भर दी, लेकिन जाते जाते माँ ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, निशा, अगर तुम अमित को अपने कमरे में रखने के लिए इतनी जिद कर रही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधान रहना, वह भी अब बड़ा हो रहा है। मैंने अपनी माँ की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा था कि वह किसी मामूली बात के लिए ऐसा कुछ कह रही थी और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका इतना गहरा असर मुझ पर पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि अमित मेरी शादी से पहले ही मुझे मेरे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात अमित मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहा था। सोने के कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं गहरी नींद में थी, लेकिन फिर भी मुझे यह अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि अमित ने अपना हाथ जल्दी से हटा लिया। मैंने सोचा कि शायद उसे अपनी माँ के साथ सोने की आदत होगी, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसका हाथ फिर से नहीं हटाया। अगली रात करीब 1 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने देखा कि अमित बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए उठी,
लेकिन वह किचन या बाथरूम में भी नहीं था। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की ओर गई, जहाँ मैंने अमित को उनके कमरे में झांकते हुए पाया। मैं हैरान रह गई कि वह इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा था। जब मैं कमरे के पास पहुँची तो देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अमित माँ और पिताजी की निजी चीजों को देख रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ खींचा और उसे कमरे से दूर ले गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो अमित? वे तुम्हारे माता पिता हैं और इस समय उनके कमरे में ताक झांक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी बात सुनकर अमित सिर झुकाकर चुपचाप मेरे कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में गई तो देखा कि वह बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था और उसका चेहरा उदास था। मैं उसके पास जाकर बैठी और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तभी मेरे हाथ पर आंसू गिर पड़े। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रोने लगे? उसने रुंधे हुए गले से कहा, बहन, मुझे माँ की बहुत याद आती है। उनके बिना मुझे नींद नहीं आती। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे गले से लगा लिया और उसे एक माँ की तरह अपने पास रखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी, लेकिन मैंने भी सोचा कि माता पिता को एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। अगर अमित बार बार उनके बीच जाएगा तो वे एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मैं घर में सबसे समझदार थी और अमित मुझसे भी छोटा था। हालात ऐसे थे कि मुझे सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। मैं अमित को माँ के कमरे में नहीं जाने दे सकती थी, पर उसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं उसे एक माँ की तरह समझूं और उसका ख्याल रखूं। इसलिए मैंने उसे माँ की तरह गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे अमित का पैर फिसलने लगा और मैं उसे एक छोटे भाई की तरह और करीब से महसूस करने लगी। उसके स्पर्श से उसकी भावनाओं को अलग तरह से महसूस कर सकती थी। अचानक अमित ने अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और उसे सोने को कहा। कुछ देर बिस्तर पर सोने के बाद अमित फिर से मेरे पास आया और मेरे शरीर पर अपना हाथ रख दिया। वह नींद में था और बड़बड़ा रहा था, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे लगा कि उसे माँ की याद आ रही है, इसलिए उस वक्त मैंने उसका हाथ अपने बदन से नहीं हटाया और सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। अमित नाश्ता करके हमेशा की तरह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं उठी और सीधे बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद मैं तौलिया में ही कमरे में वापस आई। मैंने सोचा कि अभी मेरे कमरे में कौन आएगा और क्यों आएगा, इसलिए बिना किसी चिंता के कपड़े ढूंढने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सामने अमित खड़ा था। वह मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर चौंक गया और एक बार नीचे भी देखा। मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकी और तुरंत पीछे घूमकर अमित को कमरे से बाहर जाने को कहा। अमित बाहर जाने को तैयार नहीं था, तो मैंने गुस्से में दोबारा उसे बाहर जाने को कहा। फिर वह बाहर गया। कमरे से निकलते ही मैंने जो ड्रेस हाथ में आई उसे पहन लिया और बाहर आकर अमित से पूछा, तुम अचानक कमरे में क्यों आ गए? उसने जवाब दिया, मैं यह देखने आया था कि आप जाग गई हैं या नहीं, क्योंकि मैं सुबह से टीवी देखकर बोर हो गया था। अमित को नाराज करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा और उसे समझाया, तुम अपना ख्याल रखना, आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगी। वहाँ उसका भाई भी तुम्हारी उम्र का है, तुम्हें वहाँ मजा आएगा और एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए अमित के साथ निकली। हम दोनों अपनी स्कूटी से उसके घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में मैंने देखा कि अमित मुझे इधर उधर नजरें घुमाते हुए देख रहा है। उसने कहा, दीदी, मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता हमें कहीं भी ले जाने को तैयार नहीं होते हैं। मैंने अमित को समझाते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता दोनों कामकाजी हैं, वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं होता कि वे तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएं। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि तुम्हें बाहर घूमना पसंद है, कभी कभी मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है ना? अमित मेरी बात सुनकर खुश हो गया। जल्द ही हम मेरे दोस्त के घर पहुंच गए। मेरे दोस्त का भाई अमित से थोड़ा छोटा लग रहा था। दोनों बच्चों में अभी से ही दाढ़ी और मूंछें आने लगी थी, जबकि वे अभी युवावस्था तक नहीं पहुँचे थे। मेरी दोस्त दिव्या ने अमित को मेरे साथ देखा और मजाक में मुझसे कहा, निशा, तुमने मुझे अपने नए रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम अपने प्रेमी को सीधे मेरे घर ले आई। दिव्या की यह बात सुनकर मैंने अनीता की ओर देखा, जो शर्म से लाल हो रहा था, जैसे मैं सच में उसकी
उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने दिव्या को समझाते हुए कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, यह तो मेरा छोटा भाई है और तुम्हारा भी। फिर मैंने उसे अपने पापा की दूसरी शादी के बारे में बताया। दिव्या हंसते हुए बोली, अरे अच्छा, यह तेरा भाई है, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। दिव्या के घर में हम दोनों ने काफी बातें की। अमित दिव्या के भाई के साथ खेल रहा था और एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। वे दोनों अपनी उम्र के हिसाब से जवान नहीं लग रहे थे। शायद उनकी माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। मुझे उनमें कोई गलत बात नहीं दिखी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे तो अचानक मुझे लगा कि मेज के नीचे से कोई बार बार मेरे पैर को छू रहा है। मैंने नीचे देखा तो पाया कि यह अमित का पैर था। मुझे समझ नहीं आया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था या अनजाने में। मैंने उसे डांटने के बजाय उसकी तरफ गुस्से से देखा तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। बाद में जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में जा रही थी तो देखा कि माँ हॉल में अमित से बात कर रही थी। मुझे लगा कि वे उसे डांट रही होंगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। मैं भी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। अमित भी मेरे पीछे पीछे आ गया। कुछ देर बाद माँ मेरे कमरे में 2 गिलास दूध लेकर आईं। उन्होंने एक गिलास मुझे दिया और दूसरा अमित को। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, निशा बेटा, जब से तुम घर आई हो मैंने तुम्हें ज्यादा करीब नहीं रखा है। इसके बजाय तुम मेरी जगह एक माँ की तरह अमित बच्चे की देखभाल कर रही हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार बेटी मिली है। मैंने माँ की बात सुनी और उनके प्यार भरे शब्दों से मन ही मन खुश हो गई। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब उन्होंने मेरे लिए दूध ला कर दिया तो मैंने बड़े प्रेम से उसे पिया। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी असली माँ को मैंने किसी और माँ के रूप में देखा हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जब मैं सुबह उठती थी तो बिस्तर पर बहुत उलझन महसूस होती थी। इतनी भी टेढ़ी नींद नहीं आती कि बिस्तर की चादर इस कदर अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में अपने पिता से कैसे बात करूं। उस दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी, अमित जाग चुका था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और उठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने पूछा, तुम ठीक हो? मुझे उस समय कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चली गई और माँ से बात करने लगी। जब मैंने माँ की ओर देखा तो उनका चेहरा गंभीर लगा। इस कारण मैंने अपनी बात बदल दी। उस दिन माँ पिताजी के साथ ऑफिस नहीं गई और रिक्शे से अपने ऑफिस चली गयी। पिताजी से बात करते समय भी उनका चेहरा बहुत गंभीर दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद माँ पिताजी के बीच कोई विवाद चल रहा है, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने पिताजी को ऑफिस जाते समय रोका और पूछा, पिताजी, क्या आपके और माँ के बीच कोई बहस हुई है? पिताजी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और ऑफिस की ओर चले गए। अगले 3-4 दिन भी ऐसे ही बीते। पेट दर्द से परेशान होकर आखिरकार मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। माँ मुझे हॉस्पिटल ले गयी, जहाँ मेरा चेकअप हुआ। जब रिपोर्ट आई तो माँ ने अपना सिर झुका लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, निशा बेटा, मुझे एक सवाल का सच्चाई से जवाब दो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने हैरानी से पूछा, माँ आप यह सवाल क्यों पूछ रही हैं? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा है कि तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुनते ही मेरी आँखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा, माँ क्या आपने रिपोर्ट ठीक से देखी है? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। माँ और मैं एक बार फिर एक दूसरे को देखने लगे। अब मेरा पूरा शक दूर हो गया था, क्योंकि वह 17 साल का था, लेकिन दिखने में वह बड़ा लग रहा था। मैंने महसूस किया कि वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। मैंने तुरंत माँ से कहा, माँ यह सब अमित का किया धरा है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी है। मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैंने यह कहा, माँ ने मुझे शांत किया। निशा, शांत हो जाओ। हो सकता है अमित ने गलती की हो, लेकिन ये सारी बातें अपने पापा के सामने मत बताना। तुम जानती हो कि वे हार्ट पेशेंट हैं। अगर वे बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मैं अमित को जल्दी ही हमारे घर से भेज दूंगी। तुम अपने पापा को ये बातें मत बताना। मैं तुम्हें इस गर्भवती स्त्री से भी छुटकारा दिलाऊंगी। माँ ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। फिर मैंने माँ को गले लगाया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और हम घर की ओर चल पड़े। उस रात
रात हमेशा की तरह मैंने अमित को अपने कमरे में सोने दिया। मुझे जल्दी ही नींद आ गई। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी का हाथ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि अमित मेरे पास लेटा हुआ था। मैंने गुस्से में आकर उस पर चिल्लाया और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी आवाज सुनकर पिताजी जाग गए और मेरे कमरे में आ गए। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ बोल पाती, माँ ने स्थिति संभाल ली। माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए अमित अपनी बहन के कमरे में सो रहा है। शायद अब वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ सोना चाहता हो। कोई बात नहीं, अमित अब कुछ दिनों तक मेरे कमरे में ही सोएगा। माँ ने अमित का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गयी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अचानक मेरी आँख लग गई। जैसे ही मैंने नींद में करवट बदली, मेरा हाथ किसी के पैर पर जा पड़ा। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने घबराकर लाइट जलाई और देखा कि मेरे बगल में एक छोटा सा लड़का था जो मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था। मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर पिताजी कमरे में आए। मैं रो रही थी और माँ भी सदमे में थी। पिताजी ने पूछा, निशा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भावुक होकर मैंने पिताजी को सब कुछ बताया। उस वक्त पिताजी ने गुस्से में आकर अमित को थप्पड़ मार दिया। तभी अमित ने कहा, निशा तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं किया। और तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? किसने कहा तुमसे यह सब? उस वक्त माँ ने कहा, कैसी रिपोर्ट? मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। माँ ने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला? फिर माँ ने पापा से कहा, अब आपकी बेटी मेरे 17 साल के बेटे पर बिना वजह के आरोप लगा रही है। अब हद हो गई थी। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे गुजारे और मेरे बेटे के नुकसान का हिसाब देना होगा। मम्मी पापा के बीच ऐसी कड़वी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गई थी। मैं गर्भवती थी और इस स्थिति में मम्मी पापा की ये बहस सुनकर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। तभी मुझे अचानक चक्कर आया और मैं गिर गई। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी अमित दौड़ता हुआ आया और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। इस बीच माँ मुझसे और पापा से दूर मुंह फेर कर खड़ी रही। फिर अमित ने बात शुरू की। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ कर दो मैडम, लेकिन अब मैं तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आज तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर हद कर दी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, निशा प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और तुम गर्भवती नहीं हो। यह सब मैडम का खेल है। अब मैं उनकी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाऊंगा। फिर अमित ने अपनी पूरी कहानी बताई। मैं 17 साल का नहीं हूँ, बल्कि 25 साल का हूँ और इस मैडम का कोई बेटा नहीं है। मैंने एक थिएटर कंपनी में भी काम किया है और वहीं मेरी मुलाकात इस मैडम से हुई थी। मैंने पहले भी इस मैडम के साथ ऐसे नाटक किए हैं। मैडम ने मुझे इस्तेमाल किया है और उनके साथ मैंने जो भी नाटक किए उससे मैंने समझा कि वह असल में क्या करती हैं। थोड़ी पढ़ाई के बाद यह मैडम एक कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी करती थी। फिर वह अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर कंपनी के मालिक या मैनेजर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती थी। वह खुद को उनके सामने बहुत हताश और बेचारी दिखाती थी और बताती थी कि उनका एक 17 साल का बेटा है जिसका ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता। फिर जब उनकी शादी उस अमीर व्यक्ति से हो जाती थी तो कुछ दिनों बाद वह किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति से तलाक ले लेती थी और अंत में भारी मात्रा में धन प्राप्त करती थी। उन्हें मिलने वाले गुजारा भत्ता के साथ साथ वह मेरा खर्च भी उठाती थी। निशा, तुम्हारे पापा इस मैडम के चौथे शिकार हैं। पहले मुझे सिर्फ पैसे से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन आज उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं नहीं जानता था कि मैडम मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी। निशा, यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया। पापा और मैंने दोनों यह सुनकर चौंक गए कि बिना कुछ जाने समझे हम दोनों एक धोखेबाज महिला के जाल में फंस गए थे। पिछले कुछ दिनों से मम्मी और पापा के बीच बहस चल रही थी और मम्मी जानबूझकर किसी न किसी वजह से झगड़ा कर रही थी,
क्योंकि अब वह पिताजी से तलाक लेना चाहती थी और उनसे ढेर सारे पैसे ऐंठना चाहती थी। पिताजी ने मुझसे कहा, निशा, मैंने तुम्हें हमारी बहस के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ बातें बताना जरूरी होता है। उस समय हमने अमित का धन्यवाद किया क्योंकि समय रहते उसने हमें सब सच बता दिया था और सच बताकर अपने ऊपर लगे दाग को भी मिटा दिया। पिताजी ने उस धोखेबाज महिला की शिकायत पुलिस में की और महिला पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। इसमें अमित की कोई गलती नहीं थी और उसने कोई अपराध नहीं किया था। वह जो कुछ भी कर रहा था वह पैसे के लिए कर रहा था, लेकिन उसने गलत इंसान का साथ दिया था, इसलिए उसे 3 महीने की सजा हुई। सब कुछ तय हो जाने के बाद पिताजी मुझे अस्पताल ले गए और मेरा चेकअप करवाया। मेरे पेट दर्द और अन्य परेशानियों का कारण एक जीवाणु संक्रमण था। मैं बहुत कम पानी पीती थी और गर्मी का महीना था, इसलिए मुझे संक्रमण हो गया था। इससे मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस समय मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गयी, जहाँ उसने कुछ अतिरिक्त पैसे देकर मेरे गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट बनवा दी। इसके बाद उसने मुझे गुमराह भी किया, लेकिन उसे अपनी इस गलती की अच्छी सजा मिली। उस दिन के बाद से मेरे पापा ने मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। अब पिताजी मेरी शादी को लेकर और भी सतर्क हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी